याद करते चल रहे हैं कि नहीं, कि खाली नोट्स बनाते चल रहे हैं आगे आगे? बताओ भाई, कि सुना जाए एक एक लोगों से। भाई बताओ, इतने बड़े बड़े आयोग हैं, इतने बड़े बड़े अधिनियम हैं, हम आपको केवल 2-2, 4-4, 6-6, 5-5 बहुत मैक्सिमम बातें बताते हैं, केवल बस मॉरल ऑफ स्टोरी बता के हट लेते हैं वहाँ से। पूरा आयोग लिखाना शुरू करेंगे तो परेशान हो जाएंगे आप, खाली 3 दिन तक खाली फिर एक ही आयोग चलेगा। इतना विस्तृत है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं उनमें कि अगर ना लिखाया जाए तो वो भी नाइंसाफ़ी है। लेकिन हमारी परीक्षा तो दूसरे टाइप की है ना, तो इसलिए जितना भी बताते चल रहे हैं उसको कम से कम याद कर लिया करिए भाई, बहुत अनिवार्य है। नहीं याद करेंगे तो फिर आगे दिक्कत करेगा। और विषयों में तो भले ही आपको ज़्यादा मैटर पढ़ना पड़े, ठीक है, हो सकता है 50 रचनाएं याद करेंगे तब 2 रचनाएं हो सकता है परीक्षा कक्ष में फंस जाएं, और एक ही राइटर की पता नहीं कितनी रचनाएं हैं। इसमें क्या है कि बहुत थोड़ा सा सब्जेक्ट है और मात्र 10 से 15 मिनट में आप 30-35 क्वेश्चन लगा लोगे। और अगर वो भी ना तैयार करे ना ईमानदारी से तो फिर कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। हम इसीलिए बार बार जब भी पढ़ाते हैं केवल वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, ताकि आपको याद हो जाए। बार बार नई नई चीज़ें ना बताई जाएँ कि पता लगा। यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन थोड़ी ना करना है ज्ञान का, यहाँ आपका परीक्षा निकलवाना है। हमको क्या, हमको एक से एक डाटा झुकवाएं आपको लिखवा लिखवा के, आप लिखोगी बड़ी इज्जत के साथ, लेकिन हमको पता है ना वो आएगा नहीं पेपर में। हम आपको सिर्फ एक चीज़ बताएंगे, वही अगर आपके दिमाग में याद रहेगी आपको आराम से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद कर लेना। हम किसी भी दिन सुनना शुरू कर देंगे, तो जितने भी अधिनियम या जितने भी हमने योजनाएं अब तक पढ़ाई हैं उनका मूलभूत उद्देश्य हम तुरंत पूछेंगे और आप बताइएगा। ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सी कमेटी पढ़ी थी कल? सबसे पहले कलकत्ता आयोग पढ़ा था, या इसी को हम लोग किस आयोग के नाम से जानते हैं? सैंडलर आयोग। और सैंडलर आयोग कब आया था, बस यही इम्पोर्टेंट है, कब आया था? 1917 टू 1919, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात हमने बताई थी, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुझाव देने आया था, क्योंकि तत्कालीन समय में यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, ना अध्यापक थी ना उतनी व्यवस्था थी। उसी के लिए इस आयोग का गठन किया गया कि इस कलकत्ता यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा संभाला जाए। ठीक है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संभालने के लिए कौन आया था, किसको दिया गया था? सैंडलर साहब को, कि आप इस पर जो है अपना, ये यूनिवर्सिटी में क्या थे, कुलपति थे। तो इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या सुझाव दिए, कहा कि कैसे व्यवस्थाएं की जाएं और कैसे नए नए विश्वविद्यालय अगल बगल में खोले जाएं। ठीक है, जब आप किताबें पढ़ो उसमें लिखा है ढाका में इन्होंने जो सुझाव दिया था कि एक विश्वविद्यालय खोला जाए और तत्कालीन समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको फिर विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे ही सभी प्रांतों में भी जो है वैकल्पिक विश्वविद्यालय खोले जाएँ, ताकि समय आने पर उनको क्या कर दिया जाए, विश्वविद्यालय में बदल दिया जाए। ठीक है, जितने भी विश्वविद्यालयों में पद होते हैं, कुलपति, ठीक है, जितने भी आपके समितियां होती हैं, सबके बारे में इन्होंने बताया इस अपने आयोग में। तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सैंडलर आयोग कब आया था? 1917 से 1917 में बनाया गया था, और 1919 में क्या किया गया था, इसको पारित कर दिया गया था। क्लियर इतनी बात? इसमें तो और कोई घबराने वाली बात है नहीं। वुड के डिस्पैच के समय कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, इसमें कुछ है नहीं थे। एक ही बस बात याद रखिए, अगर पेपर में एक तो ये पूछेगा, दूसरा पूछेगा विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव किस आयोग में प्रस्तुत किए गए थे। यही 2 क्वेश्चन बने हैं आज तक। तो आप बताएंगे क्या, कलकत्ता या सैंडलर आयोग। ठीक है, उसके बाद एक आयोग कल मिस हो गया था, लिख लीजिएगा। कल हमने 1929 डायरेक्ट बता दिया था आपको, कोई बात नहीं, आप आगे लिख लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों ही अटैच हैं एक दूसरे से। ठीक है, गोखले आयोग। गोखले आयोग किसी को पता है कब आया था गोखले आयोग? या इसी को नीति भी कह सकते हैं, शिक्षा नीति, क्योंकि इसी के जस्ट बाद एक शिक्षा नीति देनी पड़ गई थी अंग्रेजों को। शिक्षा नीति भी ऑब्लिक में आ जाए। गोखले शिक्षा नीति या गोखले आयोग, बताओ कब आया? बताइए, नहीं पता है तो लिख लीजिए 1911। 1911 में गोखले बिल
प्राप्त हुआ, ठीक है। और गोखले बिल नाम तो समझ रही हो, क्या नाम है इनका? गोपाल कृष्ण गोखले। पता होगा महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु भी हैं, राजनैतिक गुरु भी माना जाता है इनको। किसका प्रश्न आ सकता है जीएस में? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ठीक है। ठीक, अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न आ जाएगा गोखले शिक्षा नीति या गोखले आयोग किस बात पर विशेष बल देता है। तो इसका मॉरल ऑफ स्टोरी आप समझ लो, सीधे पेपर में अगर आएगा तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, वो कौन सा आयोग था या कौन सा बिल था जिसमें पहली बार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। जो आज राइट टू एजुकेशन आप सुन रहे हो, 2009 में जो आया है वो गोपाल कृष्ण गोखले से प्रेरित होकर ही आया है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था कपिल सिब्बल जी के पास, क्योंकि जानते थे कि सर्व शिक्षा अभियान की अगर एक बार जांच हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसको एक्सटेंशन किया जाए। तो सर्व शिक्षा अभियान का एक्सटेंशन ही है क्या? RTE, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। समझ गए? चलिए, अनुच्छेद क्या था? 21 का, ठीक। संशोधन कौन सा किया गया था? 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा किस सूची में रखी गई? समवर्ती सूची में, ठीक है। राज्य और केंद्र दोनों का हस्तक्षेप होगा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, लिख लो, सर्वप्रथम अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। सर्वप्रथम मॉरल ऑफ स्टोरी है, यही पेपर में आएगा और कुछ नहीं आएगा। पढ़ाने को बहुत कुछ है इसमें गोखले बिल में, ठीक है, लेकिन हमारी परीक्षा क्या कह रही है? चीख चीख कर कह रही है कि बेटा बस इतना ही आएगा, ठीक। हाँ, बस इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। कारण क्या? विकल्प को अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी थोड़ी ना लिखना है, वैकल्पिक। और विकल्प देखो, कभी भी वैकल्पिक परीक्षा हो, कभी भी कितना बड़ा भी सिलेबस हो, बस उसमें पूरा पहले एक बार डिटेल में पढ़ डालो, फिर उसमें जो मॉरल ऑफ स्टोरी निकले उसको एक जगह क्रमबद्ध लिख लो। अधिकतर वही पूछी जाती है कि इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। क्या था उद्देश्य? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। क्यों? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी ये जानते थे कि देखो, ये उस समय सदस्य भी थे, ठीक है, ब्रिटिश धारा के सदस्य भी थे, ठीक। तो इनको वहाँ पर अपनी बात रखने का अधिकार भी था। तो इन्होंने क्या किया? इनको लगा कि अगर मान लो अंग्रेज चले गए तो हमारा देश क्या करेगा, हमारे देश में भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि हम आगे चल के उनको आगे मतलब बढ़ा सकें। भाई उस समय मान लो अंग्रेज एक यहाँ से चले जाते तो हम लोग क्या करते? तो उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि हमारे देश में भी क्या होना चाहिए? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी। हर कोई व्यक्ति क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। और शिक्षा इतनी ज़्यादा अनिवार्य थी कि इनको ने बहुत प्रयास किया। तो पूछा कभी ये जा सकता है कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए इन्होंने प्रयास किया था? तो लिख लीजिएगा 6 से 10 वर्ष। अरे तब RT एक्ट थोड़ी ना था। 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी गोखले आयोग में, ठीक है। अब गोखले साहब ने अपना ये बिल तो रखा। दूसरी एक बात और देखिए, ये सब गोखले साहब की देखो बिल था, लेकिन आपको बता दूं ये बिल पास नहीं हो पाया। ये क्या हो गया था? लिख लो, फेल हो गया था। बड़ा बड़ा लिख लो, फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ? क्योंकि हमारी सत्ता थोड़ी ना थी। अगर हम लोगों की सत्ता होती तो तुरंत पास हो जाता। बहुत बढ़िया बिल था, लेकिन अब अंग्रेजों के समक्ष रखा। पहले तो उन्होंने अंग्रेज शासकों को, क्योंकि ये सदस्य थे, तो इन्होंने वहाँ पर सुझाव दिए कि सभी को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर? मिनिमम प्राथमिक स्तर पर तो होनी ही चाहिए। मतलब इन्होंने पूरी शिक्षा की बात की थी, लेकिन प्राथमिक स्तर पर तो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होनी ही होनी चाहिए, और 6 से 10 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि प्रांतीय और केंद्रीय प्लस प्रांतीय, ऐसे ही लिखना। थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। थ्योरी लिखना चाहते हो क्या? लिखना चाहते हो तो लिखवाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऐसे लिखो बस, केंद्रीय प्लस प्रांतीय। इनको बोला गया था कि दोनों ही लोग जो हैं शिक्षा का भार वहन करेंगे। 1:2 ये सब सुझाव दिए गए, ठीक। दूसरा, एक और बात गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बताई, कहा कि एक काम और करना है, केंद्र स्तर पर अब ये सब चीजें कहूँ ना पूछी जाए, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये सब कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ पूछा जाएगा कब आया और क्या उद्देश्य था। बस 2 ही प्रश्न बनते हैं। 10 क्वेश्चन आ रहा है, 200 क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है?
10 क्वेश्चन हम अभी आपको दे देंगे ना, 10 क्वेश्चन बनाओ, तो आप 100 इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उनको छोड़ने का मन नहीं करेगा। किताब तो एक तरफ, पहले ही पन्ना खोलोगे लायर वुड का डिस्पैच दे दें, लाओ राइट टू एजुकेशन दे दें, ठीक, लाओ शिक्षाविद विचारक से पूछ लें 1-2 क्वेश्चन, लाओ भाई वो पूछ ले कि शिक्षा पर सबसे पहले जो स्कूल खोलने वाली महिला का क्या नाम था, सावित्रीबाई फुले, है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, हाँ, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। आधुनिक शिक्षा बल देता है किस पे? आधुनिक शिक्षा से संबंधित है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज। आधुनिक शिक्षा से कौन संबंधित है? ब्रह्म समाज। कितना बजा? 9:30 हो गया क्या? टाइम टेबल चेंज हुआ है ना, कुछ टाइम टेबल कुछ चेंज है ना? क्या है समय? हाँ 7। हिंदी कितनी देर चलती है? 15 मिनट। 9:15 से कितना बजे? बस 5 मिनट। वही हमें लगा, हम इसीलिए थोड़ा देर रखे आए, नहीं हम पहले ही आ जाते। हमें लगा कि 45 मिनट तो सब लोग पढ़ाएंगे। 8:30। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। हमको कौन छपाना है, हमको छोटा छोटा मैटर बताना, हमारे लिए 15 मिनट भी बहुत है, ठीक है। थ्योरी लिखानी हो तब हमको समय लगे, ठीक है। चलिए अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। केंद्रीय स्तर पर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अब सुनिए, ये सुझाव दिया गया था लेकिन अंग्रेजों ने इसको माना नहीं। हाँ, केंद्रीय स्तर पर क्या बताने जा रहे थे, लिखो। केंद्रीय स्तर पर क्या कीजिए, प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाए। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा विभाग खोलने की बात किसने की थी? प्राथमिक शिक्षा विभाग, भारत का प्राथमिक शिक्षा विभाग किसने खोलने की बात की गई थी। इसीलिए कभी भी अगर आ जाए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गोपाल कृष्ण गोखले ने, किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। और उन्होंने कहा केंद्र स्तर पर प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाए और प्राथमिक शिक्षा विभाग के साथ क्या बताया जाए? प्राथमिक शिक्षा सचिव बनाया जाए। ये भी इन्होंने बोला था कि साथ ही साथ क्या है, प्राथमिक शिक्षा सचिव भी बनाया जाए, ये भी पद सृजित किया जाए। ये सब सुझाव थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इतना किया तो, लेकिन पूरी तरीके से इसको नहीं किया। विभाग खोल दिया, विभाग में अधिकारी भी बैठा दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं था। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पर कोई विशेष बल ही नहीं दिया, ठीक है। लेकिन इनसे इंस्पायर्ड हो गए और एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सयाजीराव गायकवाड़। सयाजीराव गायकवाड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सयाजीराव गायकवाड़, और ये बड़ौदा के महाराजा थे। बड़ौदा जानते हो, गुजरात, महाराजा बड़ौदा के महाराजा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने ही राज्य में क्या कर दिया, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ कर दी, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है किसने जो है अपने राज्य में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ की। इसे सन 1911 की बात हो रही है। ये तो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा सन 2009 में आया है, समझ रहे हैं, इतना समय पहले ही। तो बड़ौदा नरेश महाराजा ने क्या किया, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अपने राज्य में लागू कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा लागू करने वाले कौन थे? सयाजीराव गायकवाड़, ठीक है। किससे प्रेरित थे? गोपाल कृष्ण गोखले से प्रेरित हुए। तो सबसे पहले, ठीक है, इन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने अपना खोल दिया था, ठीक है। इनका कोई सन-वन नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ इतना पूछा था सबसे पहले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा किसने प्रारंभ की, तो सयाजीराव गायकवाड़। किसने सुझाव दिया? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने, ठीक है। बस इतनी 2 प्रश्न खाली बनेंगे इससे, और कुछ नहीं बनने वाला इससे, ठीक। अब सुनो, ये बिल हमने अभी आपको बताया फेल हो गया था। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले का शिक्षा विधेयक था, ये फेल हो गया था। जब ये फेल हो गया तो जानते हो कि गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के नेता थे, आपको पता होगा। ये हार नहीं मानते थे जल्दी, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सब हल्के वाले नहीं थे, बहुत भारी किस्म के आदमी थे। मतलब ये इस तरीके के थे कि अंग्रेजों को आड़े हाथ लेते थे। जहाँ अंग्रेजों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी लोगों की, वहाँ ये लोग जो है अपनी बात सीधे सीधे भी रखते थे और घुमा के भी आते थे, पीछे से भी, नहीं डाइवर्जन था।
तो इसी आधार पर जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने हार नहीं मानी, ये बिल फेल तो हुआ, लेकिन उसके बाद जस्ट बाद ये इतना ज़्यादा चर्चा में हो गया बिल कि बिल पास ना होते हुए भी जीत गया। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई इंसान हारते हुए भी जीत जाता है, समझ गए कि मतलब लड़ाई चल रही है और वो एक अकेला ही लड़ रहा है, लड़ते 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 भी हार गया। तो उसी आधार पर ये गोखले का जो बिल था फेल तो हो रहा था। उसी समय एक अंग्रेज जो है भारत आया, वो भी एक बहुत काफी योग्य आदमी था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, लिख लो जॉर्ज पंचम। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं सब आपको बता दे रहा हूँ, वो हमारा काम है आपको बताना, ठीक है। जॉर्ज पंचम कौन था? जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा। उधर कौन था हरटाग कमेटी में? जॉर्ज। जब पढ़ोगे नहीं घर में ना तो यही हाल होगा, तुरंत उत्तर नहीं आएगा कुछ लोगों को छोड़ के, ठीक है। जॉर्ज पंच, और अक्सर जान लेना जो चीज़ बहुत आसान बहुत सरल बहुत घटिया लगती है ना, वही नासूर बन जाती है बाद में, वही गड़बड़वा देती है। और कहीं भी तुमने 5-6 क्वेश्चन मिस किए तो मामला गड़बड़ है। चलो देखो, जॉर्ज पंचम ने 50 लाख रुपया देने का वादा किया इनको। ये यहाँ आए थे कलकत्ता में और इनका ये प्रोजेक्ट इनको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। देखो अंग्रेज सब बुरे नहीं थे, कुछ अच्छे भी अंग्रेज थे, जैसे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो गए, एनी बेसेंट हो गई, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग भी जो थे पाश्चात्य शिक्षा के विचारक नहीं थे, वो भी प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देते थे। वॉरेन हेस्टिंग को आप ये मत समझिएगा कि वो केवल पाश्चात्य शिक्षा के विचारक थे, उन्होंने कोई उनका कहीं नाम नहीं आता अंग्रेजी शिक्षा में। उन्होंने भी कहा था कि भारतीय शिक्षा साहित्य को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। कभी आप पढ़िएगा प्राच्य और पाश्चात्य समर्थक, तो उसमें देखिएगा वॉरेन हेस्टिंग का नाम रहेगा इसमें, ठीक। चार्ल्स ग्रांट का नाम पाश्चात्य शिक्षा में भी है और प्राच्य शिक्षा में भी, दोनों जगह। जबकि सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बात करने वाला वैज्ञानिक कौन था? चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट, ठीक है। यही गलती पेपर में होगी, देख लेना, फिर बता दे रहा हूँ आपको। और संख्या बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए थोड़ा सोच समझ के तैयारी करिए। बिल्कुल एक बार अगर जवान चले तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर आए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने 50 लाख रुपया दिया, लिख लो, काहे के लिए कि शिक्षा पर व्यय करो भाई, बढ़ाओ अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ठीक। लेकिन समझो बात, 50 लाख रुपया देना अलग बात, किसी को 50 रुपया दे देना समोसा खाने के लिए अलग बात होती है, किसी को 50 से 100 रुपये का रोजगार दिला देना अलग बात होती है, ठीक है। कितना दिन चला होगा, और अंग्रेज इसको सही से खर्चा किए होंगे, वो खुद ही घूस खाते थे। तभी तो वहाँ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सन 1984 में 1784 में बनाना पड़ा इन्हें। पिट्स एक्ट आया था 1784 में। क्यों आया था पिट्स एक्ट? क्योंकि अंग्रेज खुद ही भ्रष्टाचारी थे, खुद कर वसूलते थे और इंग्लैंड की महारानी को भेजते ही नहीं थे। तभी तो 1773 का इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट के बाद पिट्स एक्ट आया, और पिट्स एक्ट में 2 पद सृजित किए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निदेशक को दिया गया था कि तुम केवल व्यापार पर अपना नजर बना के रखोगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया था तुम नियम और कानून में बदलाव करोगे। इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य कौन था? उस दिन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था, चार्ल्स वुड। इसीलिए वुड का डिस्पैच बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी हो गया, क्योंकि उसको नियम बनाने का अधिकार था। समझ गए बात को? चलिए, जॉर्ज पंचम ने दिया, लेकिन ये भी क्या हुआ, कोई मतलब नहीं था, एक इंपॉर्टेंट घटना थी अंग्रेज के द्वारा, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट क्या इसमें इंपॉर्टेंट बना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सन 1913 की शिक्षा नीति आई। एक शिक्षा नीति पास की गई, ये अंग्रेजों के टाइम में आई थी। भारत की शिक्षा नीति नहीं कहेंगे इसे, शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक। 1913 की शिक्षा नीति। तो प्रश्न कभी कभी बच्चा ये पूछा गया है एक बार परीक्षा में, इसको हम क्यों बता रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रश्न ये पूछा गया था इस शिक्षा नीति से। कहा गया था कि गोखले आयोग से प्रेरित होकर कौन सी शिक्षा नीति आई, या कौन सा आयोग या नीति या शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। तो 1913 की शिक्षा नीति जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के आयोग से संबंधित है, ठीक है। और इसमें 3 प्रमुख बातें क्या थी? 3 प्रमुख बातें क्या थी बताओ भाई? तीनों प्रमुख बातें क्या थी? पहली बात कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय स्कूल को विश्वविद्यालय खोले हैं। सब में वही बात घूम घूम कर आ रही है, कोई भी आप शुरू से पढ़ लो, तीनों वही है। कोई प्राथमिक कह रहा है, कोई उच्च कह रहा है, कोई बोर्ड कह रहा है, कोई कह रहा है विश्वविद्यालय खोलो। इन्होंने कहा कि माध्यमिक, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपको पता होगा ना कि कितने साल का क्या होगा, ये शिक्षा नीति ही गठन कर सकती है। जैसे देखो आप 10+2+3 कहाँ से आया? हजारों बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है तुम्हारे सुपरटेट में यही पूछ लिया जाए कि 10+2+3 की प्रणाली किस
शिक्षा नीति ये किस आयोग से चलाई गई? तो 1986 की शिक्षा नीति। 1986 अभी पढ़ाया ना हमने, 1986 अभी पढ़ना है। 1986 से पक्का एक क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में फंसेगा 110%। अभी नंबर आने तो 1986 का भी पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे विधिवत। तो ऐसे करके पूछेगा। ऐसे ही अभी मान लो जो नवीन शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी पूछ लेगा कि बताओ क्या रोड मैप है, उसमें भी है कि नहीं है? नहीं है, उसका भी क्रम है। तो उसी तरीके से यही वो 1913 का शिक्षा आयोग था जिसमें कहा गया था कि 2 वर्ष 10 से 12 यानी 2 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा रहेगी और 3 वर्ष तक स्नातक रहेगा। लिख लो इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात थी। 2 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष तक स्नातक। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमें थोड़ा डिफरेंट लगा इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक, बाकी सब वही बकवास लिखी है और कुछ मतलब नहीं। ठीक, इसको मिटा दीजिए और बस इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। गोखले आयोग रट्टा मारे रहना और क्रम से सारे आयोग घर में लिख लेना जाके। ठीक है, आपकी पेपर में हो सकता है अंदर का कुछ ना पूछे बच्चा, केवल खाली सन पूछ ले बस। पिछली बार का पेपर उठा के देखो आप, 68,500 को उठा के देखो, सिर्फ सन पूछा गया। 68,500 में तो सीधे भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, ये हालत है आप लोगों की। ये देखो 2010 82, बड़ी मिन्नतों के बाद एक के मुंह से फूटा 82। काहे ऐसा कर रहे हो? भारतीय शिक्षा आयोग क्या है? 82। समझ गए? याद रखना भैया। चलो, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कह लो चाहे भारतीय, इसी क्या बोलते हैं, हंटर कमीशन 1882। चलो इसको मिटा दो, इसीलिए सारे सन याद रखना। और हंटर कमीशन भी पूछा गया था और वुड का डिस्पैच भी पूछा गया था 68,500। 2 क्वेश्चन आ गए। क्या उसके लिए पूरा पढ़ने की जरूरत थी? नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। अगली हेडिंग डाल दीजिए, बस हम हटें। अगली हेडिंग डालिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कल हमने हर्टाग कमेटी बताया था आपको, लिखा था आपने? हर्टाग कमेटी कहीं कहीं लिखा है, हर्टाग कमेटी ऐसे भी लिखा हुआ है। हर्टाग आयोग या कमेटी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, ये कब आया था? कल बताया था मैंने, 1929 में आया था। 1929। और इसमें 3 प्रमुख बातें मैंने क्या बताई थी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पहली बात तो बालिका शिक्षा पर बल दिया गया और अव्यय अवरोधन पर बल दिया गया और हाँ, कक्षा प्रोन्नति। ठीक, कक्षा प्रोन्नत कार्यक्रम, हर्टाग कमेटी। अच्छा सुनो, हर्टाग कमेटी किसके अंतर्गत आई थी? हर्टाग कमेटी को पढ़ने से पहले किसके अंतर्गत आई थी? अगर आपने पढ़ा होगा तो भारत शासन अधिनियम पढ़ा होगा, सन 1919 पढ़ा है, या इसी को द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन कहते हैं, द्वैध शासन। और द्वैध शासन के अंतर्गत ही शिक्षा भी हमारी क्या कर दी गई थी? शिक्षा भी प्रांत को दे दी गई थी। किसको दी गई थी? प्रांत को। तो लिख लीजिएगा, द्वैध शासन के अंदर शिक्षा का अधिकार किसको था? प्रांत को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिखते चले जाइए। ठीक है, जितने क्वेश्चन अब तक बने हैं मैं वो सीधे डायरेक्ट पकड़वा रहा हूँ आपको। सन 1919 का संबंध किससे था? 1929 से। ठीक है, इसी को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा पत्र कहते हैं। और आपको पता होगा चैम्सफोर्ड ने ही गोली चलवा दी थी जलियांवाला बाग कांड में, याद है, जनरल डायर से कह के। इसीलिए मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, इंग्लैंड से आए थे। ठीक है, और यहाँ पर तत्कालीन क्या थे? चैम्सफोर्ड। कौन थे चैम्सफोर्ड? क्या होंगे? वायसराय के गवर्नर जनरल। वायसराय 1858 के बाद केवल वायसराय बचा है। वायसराय, इन दोनों ने मिलकर मीटिंग करी और भारत को स्वशासन देने की बात की गई। क्या दी? स्वशासन। स्वशासन समझते हो? तुम्हारे घर का शासन तुम्हारा, घर के बाहर का मेरा। घर के अंदर तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी आए करो। यही तो चाहते थे, यही तो एनी बेसेंट भी चाहती थी, यही तो बाल गंगाधर तिलक चाहती। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। लिख लेना कहीं कोने में, जिन्हें ना पता हो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1 नंबर का तुम्हारे जीएस में पूछ लेगा, किसका नारा है? स्वराज हमारा। हजारों बार जीएस के पेपर में, वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। किसने कहा था? बस वही। तो अगर लिखना चाहो तो 1 पॉइंट और नीचे लिख लेना, क्या कहा गया था? स्वशासन। स्वशासन अंग्रेजों ने 1919 में भारत को दे दिया था। ठीक है, याद रखना ये बात। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी। हेडिंग डालना हो तो डाल लीजिएगा,
वार्धा योजना, हेडिंग डाल लीजिएगा वार्धा योजना। वार्धा योजना या इसी को बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, हेडिंग डालिएगा बुनियादी शिक्षा या इसी को वार्धा योजना के नाम से भी जानते हैं। ये आया कब था? 1937 में आया था। ठीक है, 4 प्रमुख बातें हैं, जल्दी से लिखो, इसको भी निपटाओ, कोई मतलब नहीं है, आएगा नहीं। हाँ, बुनियादी शिक्षा के नाम से बहुत पूछा जाता है, लोग वार्धा योजना भी नहीं। वार्धा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने 4 प्रमुख बातें कही थी, हमारी बुनियादी या प्राथमिक या बेसिक। आज जितनी योजनाएं आ रही हैं शिक्षा विभाग में, जो प्रेरणा ऐप चल रहा है, आपने सुना होगा, प्रेरणा ऐप चलाया जा रहा है प्राथमिक शिक्षा विभाग में, वो पूरा का पूरा यही बुनियादी शिक्षा पर है। बेसिक चीजें, कम से कम इतनी चीज तो बच्चे को आनी ही चाहिए। पहली बात क्या कही थी? निशुल्क। निशुल्क, एक ही पास हो जाएंगे, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक के लिए? 7 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, 7 से 14 वर्ष। दूसरी बात मातृभाषा। ठीक है। तीसरी बात व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा याद रखना बच्चा इस बात को, व्यावसायिक शिक्षा। और नैतिक परक शिक्षा। नैतिक परक शिक्षा। एक दिन आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक, किसी भी दिन, ठीक, और एक एक बच्चे को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि उसका अंक कितना है। ठीक, शुरुआत के जो 3 अंक पाएंगे उनको इनाम भी मिलेगा, प्रोत्साहन, सकारात्मक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इनाम इनाम इनाम, ताकि आप लोग क्वेश्चन लगाइए, याद करिए घर में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल थोड़ा बहुत और इसके बारे में, वार्धा योजना के बारे में बता देंगे, महात्मा गांधी ने और क्या क्या कहा, फिर आगे और बढ़ेंगे। आगे और बहुत आयोग पड़े हुए हैं अभी। ये सब खत्म हो, फिर उसके बाद मूल्यांकन, ठीक है, मापन, ये सब पढ़ा जाए, जिसमें आपका पढ़ा जाए ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी जाए। ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ा जाए। ठीक है, भारतीय समाज, ये सब बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी है।